functional segments of DNA functional segments of DNA are called genes. Functional segments of DNA are called genes. Full stop. Functional segments of DNA are called genes. Full stop. In a cell which is not dividing, in a cell which is not dividing, in a cell which is not dividing, this DNA is present as part of the chromatic material. This DNA is present as part of this DNA is present as part of chromatic material. As part of chromatic material. Next point नोट करेंगे. सर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर जीन्स. Chromatic material is visible as entangled mass of chromatic material is visible as entangled mass of thread-like structures. As entangled mass of thread-like structures. Full stop. सर क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. नहीं ये बता रहा हूँ. ये बता रहा हूँ, पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ. Whenever the cell is about to divide, the chromatic material, whenever the cell is about to divide, the chromatic material gets organized into chromosomes. The chromatic material gets organized into chromosomes. तो functional segments of DNA are called genes. देखिए इसमें हमने शुरुआत में ये देखा था कि nucleus contains chromosomes which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. ये आपको शुरुआत से जो पॉइंट्स लिखवाए हैं ना उसमें देखिएगा न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ तब दिखाई देते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि छोटी छोटी रॉड्स के जैसा स्ट्रक्चर उनका दिखाई देता है. वो दिखाई कब देता है? when the cell is about to divide. जैसे सेल डिवाइड होने वाला होता है उस टाइप को दिखाई देते हैं. क्या? क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं. कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट क्रोमोसोम्स. के क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules. तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर फीचर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है. इंफॉर्मेशन किस बारे में होती है? इंफॉर्मेशन इस बारे में होती है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे. कोई भी जो इंडिविजुअल है, जैसे हम हैं तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? कुछ हमारी मम्मी जैसे, कुछ हमारे पापा जैसे. तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहाँ से आए? हमारे पेरेंट्स से आए. तो वो पेरेंट्स से आए कैसे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स
जो है क्रोमोसोम्स वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रखते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी कोई भी जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल की आदतें उसके मदर फादर से मिलती हैं। तो वो कैसे आई, वो क्रोमोसोम्स से आई कि और क्रोमोसोम्स में वो जो फीचर्स थे वो किस फॉर्म में उसके अंदर एनकोडेड थे, किस फॉर्म में थे उसके अंदर, डीएनए की फॉर्म में, समझ गए, डीएनए की फॉर्म में वो थे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम दिखता कब है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तब दिखाई देता है। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम क्या करता है, अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, इंफॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती है, ठीक है। मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो पता चला बेटे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फादर को गुस्सा नहीं आता तो पता चला कि बेटे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है और ये किस फॉर्म में इकट्ठी होती हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मैंने तुम्हें अमीर बना दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें अमीर बना दिया, तो अमीर किस फॉर्म में बनाया आपने, तो हमने ये कहा कि भाई मैंने तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो रिचनेस है वो किसकी वजह से हुई, योर रिचनेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आपके पास गोल्ड कॉइन्स हैं तो आप रिच हैं, गोल्ड कॉइन्स नहीं है तो आप रिच नहीं हैं। तो इसी तरीके से जो हमने अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन इनहेरिट की, जो अपने पेरेंट्स से ली, तो वो किस फॉर्म में ली, डीएनए की फॉर्म में। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो भी एक इंडिविजुअल है तो उसका डीएनए उसके मदर फादर से मैच करता है, ठीक है। चलिए जी अगला, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, कब क्रोमोसोम बनते किस चीज़ से हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो डीएनए जो है, डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेल्स को कंस्ट्रक्शन में और सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम दिमाग की बात करें तो दिमाग में जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो सारे के सारे न्यूरॉन्स कहाँ पर हैं, सारे के सारे, ऐसा तो नहीं है पेट में इकट्ठे हो रखे हैं न्यूरॉन, तो सब हेड में ही होंगे ना, दिमाग की तरफ ही होंगे सारे न्यूरॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है, डीएनए का ये काम भी होता है कि ऑर्गेनाइज करके रखना सेल्स को, कि कौन से सेल्स कहाँ पाए जाएंगे। न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में ही पाए जाएंगे, ठीक है। आरबीसीज जो हैं वो ब्लड में ही पाए जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। तो वो जो डीएनए है वो स्ट्रक्चराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन भी करता है सेल्स का, कि कौन सा सेल कहाँ पर पाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स का मतलब क्या है, मैं बहुत काम करता हूँ, ठीक है, मैंने ये पूरी दीवार पेंट कर दी, तो मैंने पेंट करी, तो मेरा जो फंक्शनल सेगमेंट है वो क्या है, मेरा हाथ है, मैंने इसको हाथ से पेंट करा। मैं बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता हूँ और मैंने खूब सारे गोल करे और अपनी टीम को जिता दिया, तो उस टाइम मेरा फंक्शनल सेगमेंट क्या था, मेरा पैर था, क्योंकि मैंने पैर से फुटबॉल को पुश कर करके और उसको गोल पोस्ट में पहुँचाया और टीम को जिता दिया। तो डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जीन्स। दोबारा समझना पूरी हायरार्की, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, नज़र सिर्फ तब आते हैं व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। और कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम किस चीज़ से बनता है, क्रोमोसोम प्रोटीन से और डीएनए से बनता है, ठीक है। डीएनए में से ही ये पता चलता है कि आपके कौन कौन से फीचर्स आपके अंदर आपके पेरेंट्स के आए हैं, ठीक है। और जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, मतलब जो काम करता है, वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। जीन्स कभी अकेला नहीं होता, जीन्स हमेशा पेयर में होता है, जीन्स हमेशा पेयर में होता है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, वैसे डिटेल में तो 10th क्लास में पढ़ोगे। मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मुझे जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर जो जीन्स हैं वो गुस्से वाले जीन्स हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुझे हमेशा ही गुस्सा आया, पारा ही चढ़ा रहता है हमेशा, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा भी है कि मेरे अंदर शांत रहने वाले जीन्स भी हैं, ठीक। ऐसे ही हमेशा जो जीन्स हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है आपका डोमिनेंट जीन्स और दूसरा होता है रिसेसिव जीन, डोमिनेंट और रिसेसिव, याद रखिएगा। ये फ़िलहाल सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुनते जाइए, इसको अभी आपको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि जीन्स जो है वो अकेले नहीं होते, जीन्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पापा मम्मी बड़े शांत रहते हैं, पापा कभी गुस्सा नहीं आता है, एकदम शांत रहते हैं, ठीक।
मम्मी को कभी गुस्सा नहीं आता, एकदम शांत रहती है। या चलो उल्टा मान लो, पापा को जरा जरा सी बात पर गुस्सा आता है, मम्मी को भी जरा जरा सी बात पर गुस्सा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हो गया एंगर वाला जीन्स, और एक हो गया क्वाइट शांत रहने वाला जीन्स। ठीक है, मदर के अंदर जो किसी भी अलग तरीके की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस पर मदर क्या करती हैं, मदर गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है। रास्ते में जा रहा हूँ, किसी ने मेरी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, मदर को गुस्सा आ गया और पकड़ के उसका कॉलर कि इसको तो तू ही ठीक कराएगा, तेरे को छोड़ूंगी नहीं आज। ठीक है, सेम काम हो गया फादर के साथ। फादर जो है, फादर के अंदर भी दो टाइप के जीन्स हैं, मतलब हाउ ही रिएक्ट्स टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो एंगर और क्वाइट। ठीक है, दूध वाले का टाइम है, सुबह 7 बजे आ जाता है दूध लेके घर पे। वो 7:30 बजे आ गया, पापा ने उसको धमका दिया खूब अच्छे तरह। ये क्या तरीका है, टाइम की कदर नहीं करना, तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये वो 10 तरीके की चीज़ें। वो कह रहा है कि बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, और सुनी ही नहीं उसने, कुछ उसका उल्टा टांग दिया उसको बिल्कुल कुल मिलाकर। ये तो क्या है कि फादर को भी बहुत ज़्यादा एंगर आता है, मदर को भी बहुत ज़्यादा एंगर आता है। तो इसका मतलब जो बच्चा होगा उसको तो और ज़्यादा आएगा, उसको तो और ज़्यादा आएगा, है ना। क्यों बना, किससे, मम्मी पापा के कॉम्बिनेशन से बना है, तो उसको तो और ज़्यादा आएगा। तो क्या हो गया, बच्चा बिल्कुल अपोजिट, एकदम क्वाइट, एकदम शांत। ठीक है, तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब मेल के और फीमेल के, मदर के और फादर के जब सेक्स सेल्स कंबाइन कर रहे थे, तो उस टाइम मदर का जो एंगर वाला सेल था वो कंबाइन नहीं कर पाया, फादर का भी एंगर वाला सेल कंबाइन नहीं कर पाया, क्वाइटनेस और क्वाइटनेस वाले सेल्स जो है वो कंबाइन कर गए। सर क्वाइटनेस और एंगर वाले करते तो मिडिल में रहता हूँ। नहीं, तब भी एंगर ही होता, तब भी एंगर होता। ये जो डोमिनेंट जीन्स है, ये शांत वाले जीन्स को, रिसेसिव वाले जीन्स को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। अरे तो वैसे मेल में XX और उसमें वो फीमेल के में XX और उसमें X। अच्छा, वो तो खैर वो तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है कि मतलब बॉय और गर्ल का है वो तो। लेकिन जो जीन्स का है, जीन्स का भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है कि क्वाइट और क्वाइटनेस वाला जीन्स अगर कंबाइन कर गया ना, तो कितना भी हो जाए, भाई वो तेरे दरवाजे को लात मार रहा, सामने एक बंदा खड़ा हुआ दरवाज़ा तोड़ रहा है, मेरा तोड़ने दो बेटा, सब मोह माया है, कोई बात नहीं, कुछ मेरे को लेकर नहीं जाना साथ में, पता चला बच्चे को गुस्सा ही नहीं आया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि फादर है, फादर के बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर के बाल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फादर के अंदर जो बालों के जो कलर वाला जीन्स है ना, वो दो तरीके के जीन्स हैं, ब्लैक हेयर और ब्राउन हेयर, दो तरीके के जनरली बाल होते हैं, ब्लैक और ब्राउन। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन दो तरीके के बाल होते हैं। तो हमने ये कहा कि उसके अंदर जो ब्राउन कलर वाला जीन्स है वो शांत पड़ा हुआ है, चुपचाप, ठीक है। जो मदर है, मदर के भी एकदम ब्लैक कलर के बाल हैं। सर ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये शांत वाला लाइक इससे हाँ, ये ये लैब में dominant होता है, ये लैब में होता है डिटरमिन, ये लैब में डिटरमिन होता है। क्लोन प्रोडक्शन जानते हाँ हैं? सर, वो ऐसा है बताते ना? हैं। तो क्लोन प्रोडक्शन जो है वो इस ये तरीके से होता है कि भाई किसी को चाहिए कि भाई हमें जो है हम एक ऐसा इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, एक ऐसा इंडिविजुअल पैदा करना चाहते हैं जिसके अंदर जो है खतरनाक वो हिटलर के जैसा हो, ठीक है, और जो है क्रिएटिव वो MF हुसैन के जैसा हो। सर बट और उसके जीन्स या कुछ चाहिए होंगे ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत टाइम से इस तरीके के जो रिसर्चेज हैं वो लेबोरेटरी में चल रहे हैं, लेकिन गॉड इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, तो गॉड से तो कोई जीत नहीं सकता ना। तो दो तरीके के रिसर्चेज बहुत टाइम से चल रहे हैं। एक तो ये कि मनचाहा इंसान हम बना सकते हैं क्या, कि जो क्रिकेट के ग्राउंड पर जाए तो धोनी की तरह परफॉर्म करे, ठीक है, फुटबॉल के ग्राउंड पर जाए तो रोनाल्डो की तरह परफॉर्म करे, इसके अंदर रोनाल्डो का जीन्स, इसके अंदर इसका जीन्स, ये वाला क्रिकेटर का जीन्स, तो वो जो जीन्स है वो जीन्स का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता। हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जो है ये स्टडी करे जाते हैं कि किसकी बॉडी में कौन कौन से जीन्स हैं। हम स्टडी करके आपका ब्लड सैंपल निकाल कर हम ये देख सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन हम ये चाहें कि जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप की खूबी है, जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप की खूबी है, उससे एक नया ब्लड ग्रुप बना दें, वो भगवान का काम है, ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकते। वो न जाने कितने टाइम से प्लांट्स के क्लोन प्लांट्स में तो होता है, प्लांट्स में होता है। फॉर एग्जांपल सर हमारी मैम स्कूल की तो वो क्लोनिंग वोलिंग ही करती थी।
बहुत बिल्कुल उसमें ऐसा होता है, जैसे आपने ना कई बार देखा होगा कि मार्केट में जाते हैं तो दो तरीके के जो खीरे हैं, दो तरीके के मिलते हैं। एक को बोलते हैं कि ये तो देसी खीरा है और ये हाइब्रिड है। सुना है हाइब्रिड? हाइब्रिड नहीं सुना? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब आप लोग सब्जी लेने जाते नहीं हो कभी। नहीं चलिए ठीक है। अच्छा, तो जो ये होती है कैप्सिकम, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, वो आपने देखी अलग अलग रंगों की आती है। हाँ सर वो आती वो है कैसे आती है? सर रेड येलो Yes, sir, और हाँ, तो वो अलग अलग रंगों की कैसे आती है? ऐसी नेचुरली? सर पिगमेंट हाँ? मिला अरे ऐसी पिगमेंट मिला देते हो, पेंट कर देते होंगे। सुनो, ऐसा होता है कि नेचुरली तो वो ग्रीन कलर की ही होती है, लेकिन क्या करा जाता है कि उसके साथ में येलो लिली जो होता है ना, येलो लिली के प्लांट को उसके साथ में जो है मिक्स कर दिया जाता है। मतलब एक स्टेम उसका काटा और उसका जो शिमला मिर्च है, जो कैप्सिकम है, कैप्सिकम के स्टेम पर उसको बांध देते हैं, उसका कटा हुआ स्टेम, किसका? येलो लिली का, ठीक है। वो बांध देते हैं तो येलो लिली का जो येलो कलर का जो पिगमेंट है वो एक्वायर कर लेता है कैप्सिकम, और फिर जो नई कैप्सिकम उगकर आती है ना, वो येलो कलर की उगकर आती है। तो इस तरीके से करा जाता है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स लोग करते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो खैर, कुल मिलाकर मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि एंगर और क्वाइट, एंगर क्वाइट मतलब ये जो जीन्स हैं, जीन्स हमेशा एक जैसे ही नहीं होते। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंसी के साथ साथ उसके अंदर बुद्धू बने के जीन्स भी होंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके के जीन्स होते हैं। जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो जीन्स ज़्यादा डोमिनेंट होता है वही दिखाई देता है। तुम्हारे बाल ब्लैक कलर के हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ब्राउन कलर का जीन्स भी है, लेकिन डोमिनेंट जीन जो है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए बाल जो है ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। सर दोनों जीन्स सेम ही दोनों जीन्स, सेम ही जैसे एंकर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। दोनों जीन्स जो है ना वो सेम भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वाइट और क्वाइट दोनों जीन्स सेम हो गए तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो क्वाइट ही हो पाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। चलिए जी, तो ये याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन्स, एंड जीन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद हमने ये देखा था कि डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन एक मटेरियल होता है बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसका एक पार्ट होता है जीन्स, डीएनए उसका एक पार्ट होता है। और क्रोमैटिन जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि एक छोटा सा टुकड़ा हो मांस का, मतलब छोटा सा मांस मतलब जिसमें वजन होता है, तो मांस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और उसमें ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इस तरीके से होगा टुकड़ा और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे 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 निकलते हुए होते हैं। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। तो जब सेल जो है वो डिवाइड, ये जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए का ही पार्ट होता है। डीएनए के अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो क्रोमैटिन मटेरियल ऐसा होता है जैसे कि एक इंटेग्रल्ड मास हो। इंटेग्रल्ड मास मतलब छोटा सा जैसे मास का टुकड़ा हो, और वो जो टुकड़ा है उस टुकड़े के बाहर ना थ्रेड के जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। ये होता है। मुझको तो लगा कि वो ऐसी फाइबर्स इसके फैले होते होंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। ना उसको जो वो फाइबर्स फैले रहते हैं ना, उसी को हम ये बोलते हैं कि फाइबर्स किसके चारों तरफ फैल रहे हैं, जिस मटेरियल के चारों तरफ फैल रहे हैं उसी को क्रोमैटिन बोलते हैं। ऐसा होता है। और अब जो ये क्रोमैटिन है, जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमैटिन है ये क्रोमैटिन ही कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि डीएनए के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और अगर सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी तो हमको क्रोमोसोम्स नजर आते हैं, तो ये क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए जी, तो नेक्स्ट नोट करेंगे, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल The nucleus plays a central role in cellular reproduction. The nucleus plays a central role in cellular reproduction. Cellular reproduction, the process by which a single cell
by which the process by which a single cell divides and forms two new cells. The process by which a single cell divides and forms two new cells. Full stop. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop, in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. And what form will it exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. ये वाला पॉइंट है, ये इस पर ना आप लिख लीजिए फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। जो एक सेल डिवाइड होता है, टूटता है और डिवाइड होकर दूसरा नया सेल बना देता है, तो उसमें न्यूक्लियस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है उसमें प्ले करता है। अच्छा, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के साथ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? इन डिटर्मिनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म विल इट एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। तो ये एनवायरनमेंट के साथ में मिलकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि वो ये डिटरमिन करता है कि किस तरह से सेल डेवलप होगा और कैसा वो दिखेगा मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी पर मतलब सेल बड़ा होने के बाद कैसा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे अमीबा का एक सेल टूटा और अमीबा का सेल डेवलप होकर अमीबा जैसा ही बनेगा। तो ये कौन डिटरमिन करता है? ये उसका न्यूक्लियस ही डिटरमिन करता है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जब पास होता है तो सेम ही रहता है, एक जैसा ही स्ट्रक्चर उसका बनेगा। तो लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर, तो न्यूक्लियस ही डिटरमिन करता है उस बारे में कि एक सेल अगर टूटेगा तो वो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा ही दिखाई देगा, ऐसा न्यूक्लियस इंश्योर करता है। अच्छा, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, तो केमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल की होती हैं उनको डायरेक्ट न्यूक्लियस ही करता है, ताकि जो सेल डिवाइड हो और सेल टूटे तो वो कैसा दिखाई देगा? ओरिजिनल सेल जैसा ही दिखाई देगा। तो वो काम कौन करता है? वो भी न्यूक्लियस करता है। समझ गए? परिधि यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लिखेंगे अब जैसे न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोइड क्या होता है वो देखना है, नोट करें। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell in some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined, due to lack of a nuclear membrane. Due to lack of a nuclear membrane, full stop. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid. Is called a न्यूक्लियोइड। तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मतलब अगर कोई ऐसा हमारे पास न्यूक्लियस है जैसा कि बैक्टीरिया के केस में होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता वहाँ पर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो डिफाइंड नहीं है। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये न्यूक्लियस है, तो मैंने बताया ना कि ये न्यूक्लियस क्यों है, क्योंकि इसका एक न्यूक्लियर रीजन है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा उसका रीजन ही डिफाइंड नहीं है प्रॉपर्टी। वो जो है मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हमने बोला ना इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वाला ये जो बैक्टीरिया है इसमें जनरली होता ही एक सेल है, इसमें एक सेल होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता, वो मिक्स भी हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स हुई तो है, ठीक है। तो कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर। उसके अंदर और किसी तरीके की बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती, बस टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है और बाउंड्री होगी भी नहीं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा न्यूक्लियस जिसका मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसका रीजन प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, सच ऑर्गेनिजम्स whose cell lack a nuclear membrane
such organisms whose cells lack a nuclear membrane, whose cells such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Are called प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस जो है उसका रीजन प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, और जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऐसा न्यूक्लियस हो जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या होगा? बैक्टीरिया होगा प्रोकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रोकैरियोट्स अंडरलाइन कर दिया ना। सारे पॉइंट्स इसी में से, एनसीईआरटी में से। लेकिन लिख लेना, ये मत सोचना कि मैं अंडरलाइन कर करके उसी में से लर्न कर लूँगा, नहीं तो वो ऐसे ही रखा रह जाती है, वो कुछ नहीं होता उसमें याद। उसके बाद नोट करेंगे organisms with cells having a nuclear membrane, organisms with cells having organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. EUKARYOTES, eukaryotes. न्यूक्लियस नहीं है, सब कुछ न्यूक्लियस में चल रहा है। उसके बाद एक डायग्राम बना लेना प्रोकैरियोटिक सेल का। न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल, राइबोसोम्स। जो आप ये देख लीजिए कि ये जो बीच में आपको डॉटेड डॉटेड फैला हुआ सा दिखाई दे रहा है, इसको तो न्यूक्लियोइड बोल देंगे। न्यूक्लियोइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि
इसका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग नहीं है। तो आउटर कवरिंग अगर इसकी होती अच्छी सी तो मैं उसको न्यूक्लियस बोल देता, और अगर न्यूक्लियस बोलते कि भाई आउटर कवरिंग उसकी ठीक सी है, तो फिर बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता, फिर उसको यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ यूकैरियोटिक बिल्कुल। उसके बाद हम ये कहेंगे हाँ राइबोसोम्स, जो न्यूक्लियोइड के चारों तरफ जो मटेरियल इकट्ठा होगा वो राइबोसोम्स होंगे सब। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक cells also lack most of the other cytoplasmic organelles also lack most of the cytoplasmic organelles। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज वही हो गया, साइटोप्लाज्म की और बता रहे पर तो राइबोसोम नहीं होता है सिर्फ राइबोसोम्स ही होते हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो होते ही नहीं। या सर होते हैं बट वो actually न्यूक्लियर mix- नहीं होती हाँ, वो एक्चुअली मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गए उनमें सारी चीज़ों में, तो उसको ही टुगेदरली हम ये बोल देते हैं कि वो राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज present in eukaryotic cells। present in eukaryotic cells। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। चलिए जी, इतना करके नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में यही था बस, और कुछ नहीं करना। लिखिएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में लिखेंगे साइटोप्लाज्म इज द fluid content inside the plasma membrane
cytoplasm is the fluid content cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. Full stop. It also contains many specialized cell organelles. It also contains many specialized cell organelles, each of which performs a specific function. Each of which performs a specific function for the cell. Each of which performs a specific function for the cell. Cell organelles are enclosed by membranes. Next point पर लिखेंगे. Cell organelles are enclosed by membranes. Cell organelles are enclosed by membranes. तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस पूरे के पूरे फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं. ठीक है. जो सेल है, सेल जो है, सेल के चारों तरफ जो आउटर बाउंड्री है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं. तो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं. ठीक है. तो अब क्या है? इट ऑल्सो कंटेन्स, वो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, जिनके कुछ कि हाँ उसको यही फंक्शन करना है. सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन्स. अब जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मिलेंगी ही तब जब हमको मेम्ब्रेन कहीं पर मिलेगा. तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सेल ऑर्गेनेली मेरे को प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, मतलब न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर मेरे को सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा. राइबोसोम है ना, तो सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलेंगे वहाँ पर. ये चीज़ है. Therefore, in prokaryotes, the membrane-bound cell organelles are also absent. Membrane-bound cell organelles are also absent. सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे. क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन ही नहीं होता उसमें. एंड यूकैरियोट्स हैव membrane bound cell
सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है जी, इतना लिखिए। उसके बाद इस चैप्टर में आपका सेल ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर सारे ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये बचा। सेल सारे सेल ऑर्गेनेलीज बचे हुए हैं। और सेल ऑर्गेनेली आपके 6 तरीके के हैं। ये बचा हो जाएगा ये, जहाँ तक हमको लगता है 2 क्लासेस में 3 क्लासेस में हो जाएगा। चलिए जी, आज नहीं करते हैं।